10। जी चैप्टर नंबर 14, 15 निकाल लें। पेज नंबर 394। 395 पे आए, रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। पेज 395, रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कमिश्नर को जाके एप्लीकेशन देते हैं। चीफ कमिश्नर आपको पता है कमिश्नर से भी बड़ी अथॉरिटी है, तो आप कमिश्नर को जाके एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी इनकम माफ है। क्योंकि कई दफ़ा लॉ पढ़ के चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो टैक्स पेयर जाता है कमिश्नर के पास और कमिश्नर को जाके कहता है मुझे एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे दो। कमिश्नर उसको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं देता कि नहीं नहीं भाई तुम्हारी इनकम माफ़ नहीं है, मैं नहीं मानता। हालांकि हकीकत में उसकी इनकम माफ़ होती है। वो कई दफ़ा लॉ की लैंग्वेज पे बहस हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हमारे लॉ में एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि आप किसके पास चले जाएं, चीफ कमिश्नर के पास। किसके पास चले जाएं? इजाज़त किससे मांगी थी? अम्मी से। अम्मी से इजाज़त नहीं मिली, अब किसके पास चले जाएं? अब बड़ी बहन के पास भी जा सकते हैं। वैसे आजकल तो वो भी बड़ी माशाल्लाह अच्छा हेल्प आउट कर देती होती हैं। पेज 395, रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर में खुद ब खुद और ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर, या किसके कहने पे? टैक्स पेयर के। कॉल मंगवाएगा फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस। ये केस कौन सा है? केस कौन सा है? दिस केस इज ऑफ इशुएंस ऑफ एन एग्जेम्पशन और लो रेट सर्टिफिकेट। तो ये बात हाईलाइट कर लें कि आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा या लोअर रेट। लोअर रेट सर्टिफिकेट ये होता है कि आपकी इनकम पे फुल रेट लगना है या कम रेट लगना है? कम रेट लगना है। चीफ कमिश्नर में खुद ब खुद और ऑन एप्लीकेशन बाय, हाइब्रिड में मुनासिब नहीं, चौथी रो में बातें करना प्लीज। चीफ कमिश्नर में खुद ब खुद और ऑन एप्लीकेशन। किताब निकाले ना, क्लास हो रही। एक F2 में इनरोल्ड है ना, चलो निकालें फिर किताब जल्दी। जो चीफ कमिश्नर में सुओ मोटो, चीफ कमिश्नर में खुद ब खुद और ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर या टैक्स पेयर के कहने पे मंगवाएगा रिकॉर्ड जिसमें उन्होंने लोअर रेट या एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मांगा है। ही कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड व्हेन द ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा। हिज छोटा कौन हो सकता है? कमिश्नर। उसका छोटा हो सकता है कमिश्नर। चलें जी, रिकॉर्ड मंगवा के क्या करेगा? रिकॉर्ड मंगवा के क्या करेगा? चीफ कमिश्नर में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर ऑफ हिज छोटा। अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज कर देगा। अब सारे लेट आने वाले सुन लें, बस सादा सी बात हमने की है। एक मिनट इधर सुन लें। कमिश्नर के पास आप गए, उसने एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब उसकी जगह कौन दे देगा एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट? चीफ कमिश्नर। लाइन पढ़ लें। चीफ कमिश्नर में खुद ब खुद और ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर मंगवाएगा ऐसे केस का रिकॉर्ड जिसमें एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दिया जाना है। वो रिकॉर्ड खुद ब खुद भी मंगवा सकता है, अपने छोटे का रिकॉर्ड मंगवाएगा। कौन इजाजत नहीं दे रहा था? कमिश्नर। चीफ कमिश्नर रिकॉर्ड मंगवा के क्या करेगा? मे मेक रिवीजन इन द ऑर्डर ऑफ हिज छोटा। अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज कर देगा। अच्छा जी, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू होने लगी है पेज 394 के ऊपर। व्हाट्सएप तो नहीं खुला ना, बाकी खैर है। हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं लॉ में, वो सबसे बड़ी है FBI, उसके बाद है चीफ कमिश्नर, फिर है कमिश्नर, फिर है एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर।
एक बात याद रखिएगा, ये जो हमने सेक्शन पढ़े थे कल, सेक्शन 121 और 122, इन सेक्शन 21 और 122 के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर आपके घर आता है वो नॉर्मली ये लोग भेजते हैं, कमिश्नर नहीं भेजता। नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है कोई, तो ये लोग बताते हैं कि भाई आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई। ये लोग कहते हैं कि आपका ऑडिट शुरू हो गया था, आपने रिकॉर्ड नहीं दिखाए, आपकी बेस्ट जजमेंट होनी है। अब जरा तसल्ली से बात सुनिएगा, अगर इन लोगों ने कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास किया, बेस्ट जजमेंट हमने बताया था 4 सूरतों में होगा, और अमेंडेड असेसमेंट कल हमने बताया था आपने ऐसा काम किया जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा, जनरल बात थी। तो अगर इन लोगों ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया है टैक्स पेयर के घर, तो बाद में कमिश्नर को यह एहसास हुआ कि इन्होंने ज्यादती की है, तो कमिश्नर टैक्स पेयर को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा। और जैसे छोटी बहन ने भाई को थप्पड़ मार दिया तो अब्बू आगे बढ़ेंगे बचाने के लिए, तो अगर इन्होंने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया तो कमिश्नर आगे बढ़ेगा और कमिश्नर आगे बढ़ के इनको बचाएगा। हेडिंग पढ़ें क्या है? रिवीजन बाय कमिश्नर। पेज कौन सा है? 394। रिवीजन बाय कमिश्नर। अच्छा जी, कमिश्नर में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर पास्ड बाय हिज छोटा। इन द ऑर्डर पास्ड बाय हिज छोटा। कमिश्नर का छोटा कौन है? एडिशनल कमिश्नर लिख लेते हैं, चले, एडिशनल कमिश्नर। बोलें जी, कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को क्या कर सकता है? रिवाइज कर सकता है। उसके लिए कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर रिकॉर्ड्स मंगवाएगा केस के। द कमिश्नर कैन सुओ मोटो, खुद ब खुद मंगवाएगा, कमिश्नर खुद ब खुद मंगवाएगा रिकॉर्ड ऐसे केस के इन विच एन ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा। एन ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा। बाय एन ऑफिसर इसलिए लिखा हुआ है कि इनकी हेडिंग्स ऑफिसर है। इन विच एन ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा। ऑर्डर से मुराद सेक्शन 121 वाला या सेक्शन 122 वाला? लिखें जी माय डियर सारा। बताएं जी, कमिश्नर खुद ब खुद रिकॉर्ड मंगवाएगा ऐसे केस के इन विच एन ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा। कमिश्नर में मेक रिवीजन द ऑर्डर पास्ड बाय हिज छोटा। ऑर्डर कौन सा वाला इन्होंने पास किया है? सेक्शन 121 या 122 वाला। अपने छोटे के ऑर्डर को फिर चेंज कर देंगे कि तुमने बेस्ट जजमेंट गलत की है। ऑर्डर ऑफ रिवीजन बाय कमिश्नर, कमिश्नर रिवाइज करे ना। ऑर्डर ऑफ रिवीजन बाय कमिश्नर शैल नेवर बी नुकसान दे टू टैक्स पेयर। इसमें आपने टैक्स पेयर को नुकसान नहीं देना, ये नहीं हो सकता। ये प्रोविजन सिर्फ तब लगेगी जब अब्बू बढ़ के बहन के खिलाफ छोटे भाई को बचा रहे होंगे, और कुट लगाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सेक्शन सिर्फ किसको बचाने के लिए बनाए? टैक्स पेयर को। असल में आपको पता है जब छोटों को काम दिया जाता है तो फिर वो कई दफा अपनी पावर्स को मिसयूज भी करते हैं। इसको बचाने के लिए किसका चेक रखा जा रहा है ऊपर? आई होप समझ आ गई होगी सेक्शन की थीम और सेक्शन की हेडिंग भी। रिवीजन बाय कमिश्नर रिवाइज करेगा। हेडिंग पूरी कर लें बेशक। ऑर्डर पास्ड क्या रिवाइज करेगा? ऑर्डर पास्ड बाय हिज सबऑर्डिनेट। कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट के ऑर्डर को रिवाइज करेगा। रिवीजन बाय कमिश्नर ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय हिज सबऑर्डिनेट। कमिश्नर कैन नेवर रिवाइज द ऑर्डर। कमिश्नर ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकता। इफ
ऑर्डर कौन सा वाला? सेक्शन 121 और 100, जो किसने पास किया है? ऑफिसर ने। एक्सेलेंट। द कमिश्नर कैन नेवर रिवाइज द ऑर्डर ऑफ ए छोटा इफ द अपील इज फाइल्ड इन कोर्ट। इफ द अपील इज फाइल्ड इन कोर्ट by taxpayer against assessment made by छोटा, by subordinate। अपील कहां होती है केस की? कोर्ट में। If appeal is filed in court by taxpayer against assessment made by subordinate। छेती छेती किताब कर लो, डेली ही लेट आना। अच्छा माय डियर, इधर देखें, असल में ना ये एफबीआर है, ये कोर्ट है, ये टैक्स पेयर है। जब इन्होंने इसकी बेस्ट जजमेंट की ना, तो इससे पहले कि कमिश्नर कुछ करता, टैक्स पेयर डायरेक्ट कोर्ट में चला गया था। अब कोर्ट डिसाइड करेगा, अब कमिश्नर को चुप करा दें। आई होप समझ आ गया होगा। द कमिश्नर कैनॉट रिवाइज द ऑर्डर ऑफ हिज छोटा इफ अपील इज फाइल्ड बाय टैक्स पेयर इन कोर्ट। असल में ना ये एडमिन अथॉरिटीज हैं, ये टैक्स पेयर है, इन दोनों की लड़ाई होती है और डिसाइड कौन करता है? कोर्ट। अब पढ़ें, शायद ये फिक्रा समझ आ जाए। द कमिश्नर कैन नेवर रिवाइज द ऑर्डर if appeal is filed in court by against assessment made by subordinate। अच्छा, कई दफा ना टैक्स पेयर अपील नहीं करता, लेकिन उसके पास अपील करने के दिन अभी बाकी होते हैं, तो उसमें भी हम कहते हैं वेट कर लो, कमिश्नर अभी कुछ ना करो। वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मंडे की क्लास में कि आप अपील कर सकते हैं 30 दिनों में। इसका फैसला आ गया ना आपके खिलाफ, तो आप 30 दिनों में अपील कर सकते हैं। तो कमिश्नर 30 दिन तक ना चुप रहो। अगर ये टैक्स पेयर कोर्ट में ना गया तो फिर तुम छेड़ लेना मसला, फिर कोई मसला नहीं। इफ टाइम फॉर मेकिंग अपील इज येट देयर, अगर टाइम अपील का भी मौजूद है तो फिर खैर है, फिर कोई मसला नहीं। अच्छा जी, पेज 408 में पढ़ा हूं, आप लोग ना निकालें। पेज 408 पॉइंट 1, कमिश्नर अपने सबॉर्डिनेट के रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है। बस इधर देख लें, जितनी देर में आपने सफा निकालने मैंने पढ़ के फारग भी कर देने। कमिश्नर अपने सबॉर्डिनेट के रिकॉर्ड मंगवा सकता है। पॉइंट 2, इसमें रिवीजन कर, इस ऑर्डर से कमिश्नर टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पॉइंट 4 जरा पढ़िएगा, कमिश्नर इन दो सूरतों में अपने सबॉर्डिनेट का ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकता। किन दो सूरतों में? अगर टैक्स पेयर ने सबॉर्डिनेट के फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है। द कमिश्नर कैन नॉट रिवाइज द ऑर्डर इफ अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट असेसमेंट मेड बाय। अगर टैक्स पेयर के पास सबॉर्डिनेट के फैसले के खिलाफ अपील करने का टाइम बाकी है, तस्वीर खींचो, अगर इसके पास अपील करने का टाइम क्या है? बाकी है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो आप थोड़ा एहतियात कर लें। तो ये पेज है 408 जहां पे उर्दू में ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, if any order is remanded back to any lower authority, the order shall be issued by lower authority in 120 days। हाईलाइट कर लें।
अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि कमिश्नर कहते हैं मैं रिवीजन नहीं कर रहा, मैं तुम ही को केस रिमांड बैक कर रहा हूं, अच्छे तरीके से करो। यानी आपने गलत सालन बनाया, आप ही को कह दिया दोबारा सालन बनाओ ताकि तुम सीखो, और इसके लिए मैं तुम्हें 120 डेज दे रहा हूं, बस मैं नहीं रिवाइज करा, जाओ तुम्हें सही काम करना आना चाहिए, मैं तुम्हें ही सिखाऊंगा। तो कमिश्नर ने इनको कहा कि मैं तुम्हें केस रिमांड बैक कर रहा हूं, तुम लोग खुद ही देखो केस। अब इनके पास कितने दिन है फैसला सुनाने के लिए? 120 दिन। इफ एनी ऑर्डर इज remanded back to any lower authority, order shall be issued by lower authority within। रिमांड बैक किया किसने है? क्यों किया है? फॉर मोडिफिकेशन, फॉर ऑल्ट्रेशन, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस, कि मेरी डायरेक्शंस मानो, और डिनोवो प्रोसीडिंग। डिनोवो होती है यानी शुरू से काम करो, तुम्हें काम किया ही नहीं बिल्कुल भी, लिनोवो नहीं, डिनोवो। अच्छा जी, अब इसको याद करें, बोलें कमिश्नर खुद ब खुद रिकॉर्ड मंगवाएगा जिसमें उसके छोटे ने बेस्ट जजमेंट की है। बेस्ट जजमेंट मिसाल ले लें, कमिश्नर फिर उसमें रिवीजन करेगा, इस रिवीजन से टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कमिश्नर रिवीजन नहीं कर सकता अगर टैक्स पेयर ने कोर्ट में छोटे के फैसले के खिलाफ कर दी है या करने का टाइम, कर दी है या करने का टाइम बाकी है। अगर छोटे को काम करने को कहा जाए, अगर छोटे को काम करने को कहा जाए रिमांड बैक, तो फिर छोटा कितने दिनों में काम करे? छोटे को 4-5 काम कह सकते हैं, वो इसने बता दिए। इधर agreed assessment in certain cases, जी इधर देखें, आपके घर क्या आया है, आपने क्या जमा करवाई है? रिटर्न। इसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्या आया है? अगर शो कॉज नोटिस का रिप्लाई ना किया कल की क्लास के मुताबिक, तो आपकी क्या कर दी जाएगी? अमेंडेड असेसमेंट। कुछ टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कोर्ट में नहीं जाते, वो लोग फिर क्या करते हैं, आप लोगों को अभी सिर्फ देखना है। टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग शो कॉज नोटिस, इसके पास क्या आ गया? शो कॉज नोटिस आ गया। आफ्टर रिसीविंग शो कॉज नोटिस विल फाइल द ऑफर ऑफ सेटलमेंट, सेटल कर लो मामला, खुदा के लिए टैक्स लो। इसके लिए फिर एफबीआर ओवरसाइट कमेटी बनाएगा, आपको किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। तो शो कॉज नोटिस आने के बाद आप एक कमेटी बनवाएं, उस कमेटी का नाम होगा ओवरसाइट कमेटी। बोलें जी सारे, शो कॉज नोटिस आने के बाद आप एक कमेटी बनवाएं, उस कमेटी का नाम होगा, आपने रिप्लाई जरूर करना है, वो रिप्लाई वाले अभी हम पढ़ेंगे, रिप्लाई जरूर करना होता है। क्या शो कॉज नोटिस के बाद आपने रिप्लाई करना था ना कि माजरत कमिश्नर माफ कर दो, लेकिन साथ ही एफबीआर को कह दें मेरे लिए क्या बनाओ, कमेटी। इस कमेटी का क्या नाम होगा? इसको आप कहेंगे ऑफर ऑफ सेटलमेंट, यानी मुकमुका करने की ऑफर करो मेरे साथ। कमेटी में चीफ कमिश्नर बैठा होगा, एडिशनल कमिश्नर बैठा होगा, कमेटी केस सुनना शुरू करेगी। अच्छा, कमेटी अगर केस डिसाइड ना करे तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ कमेटी बनाने का, फिर केस कौन डिसाइड करेगा? कमिश्नर। कमेटी ने केस नहीं डिसाइड किया, यानी आपने बड़े खुशी खुशी ना कमेटी बनवाई, उसमें चीफ कमिश्नर को बिठवाया, ये बिठवाया, कमेटी ने फैसला नहीं सुनाया, तो फिर केस दोबारा कौन सुनेगा? जो पहले से सुन रहा था। और अगर आपने और कमेटी ने फैसला सुना दिया और आप कमेटी के फैसले से मुतमईन नहीं है, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो फिर केस शैल बी रेफर्ड बैक टू कमिश्नर।
और अगर कमेटी ने फैसला सुना दिया, कमेटी ने फैसला, लड़ाई किसकी हो रही है, टैक्स पेयर की और कमिश्नर की। अगर कमेटी ने फैसला सुना दिया और आप क्या हैं, मुतमईन हैं, तो आप टैक्स पे करेंगे, बस मजे हो गए। कमिश्नर अब अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर नहीं भेजेगा। अब कमिश्नर आपके घर, क्योंकि किसका फैसला आ गया है, कमेटी का। टैक्स पेयर अपना अपील करने का हक वापस ले लेगा, बस अब अपील भी नहीं करेगा ये। अब अपील करने की जरूरत ही नहीं, केस का फैसला आ गया। अपील कोर्ट में होती है ना असल में, ये हम कोर्ट से बारों बार कमेटी बनवाई थी। नो फर्दर प्रोसीडिंग, कुछ नहीं अब करना, बस खत्म हो गया, बस कमेटी का फैसला आ गया बस। ये दो चीजें हमारे स्कोप से बाहर हैं, ये दो चीजें हमारे स्कोप से, यानी ये दो चीजें हम कमेटी को रेफर नहीं कर सकते। केसेस इन्वॉल्विंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम, जहां पे आपने कंसील की है, जानबूझ के छुपाई है अपनी इनकम, या जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है अफेक्टिंग अदर केसेस, ये भी हम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ अफेक्टिंग अदर केसेस। तो ये था जी हमारा सेक्शन, अग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस, बल्कि इसमें आप ऑफर ऑफ सेटलमेंट करते हैं टू ओवरसाइट कमेटी, शो कॉज नोटिस आने के बाद। तो टैक्स पेयर शो कॉज नोटिस आने के बाद क्या करेगा, विल फाइल, क्या फाइल करेगा, ऑफर ऑफ सेटलमेंट। क्या बनवाएगा उसमें, कमेटी। कमेटी में ये लोग बैठे होंगे। अगर कमेटी का फैसला ना आया तो फिर केस कौन सुनेगा, और अगर कमेटी का फैसला आ गया और आपको पसंद नहीं है, और अगर कमेटी का फैसला आ गया और आपको पसंद है, तो चार काम, आप टैक्स पे करेंगे, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कमिश्नर नहीं भेजेगा, आप अब अपील नहीं कर सकते क्योंकि बस एक दफा फैसला आ गया, अब दोबारा क्या अपील करनी, और कोई प्रोसीडिंग्स और नहीं होंगी। और दो चीजें इस स्कोप से, सेक्शन के स्कोप से बाहर हैं। Agreed assessment in certain cases. Taxpayer after receiving a show cause notice intends to settle his case, अपना केस सेटल करना चाह रहा है, he may file offer of settlement, he may file offer of settlement, he will file offer of settlement. He will file offer of settlement before assessment oversight committee in addition to filing reply to commissioner. कल हमने पढ़ा था शो कॉज नोटिस का रिप्लाई तो करना है, ये स्लाइड में नहीं डाली हुई थी बात हमने, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई जरूर करना है आपने कमिश्नर को। The committee after examining offer may call for the record of a case and may decide to accept, और मान जाएगी आपकी बात, और modify the offer of the टैक्स पेयर, या थोड़ी सी चेंज कर देगी थ्रू मशवरा, एंड कमेटी अपना फैसला सुना देगी। ये लाइन भी हमने नहीं डाली हुई थी। अगर आप मुतमईन है फैसले से, तो टैक्स पेयर शेल डिपॉजिट द टैक्स, कमिश्नर शेल नाउ अमेंड द असेसमेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कमिटी डिसीजन आफ्टर टैक्स पेमेंट एज पर। अच्छा, कमिश्नर अमेंड करेगा, शायद मैंने बीच में बोला था अमेंड नहीं करेगा, कमिश्नर अमेंड करेगा असेसमेंट ऑर्डर, लेकिन ये आपकी किताब में है, दिखा देता हूं, कमिश्नर अमेंड करेगा असेसमेंट ऑर्डर, लेकिन अब उसमें इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं देगा जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कमेटी की वजह से कुछ ना कुछ तो बीच में मामला सेटल होना चाहिए ना। तो नाउ कमिश्नर शेल अमेंड द असेसमेंट ऑर्डर, लेकिन अकॉर्डिंग टू, भाई छोड़ दो, अकॉर्डिंग टू कमेटी का डिसीजन। टैक्स पेयर शेल वेव द राइट ऑफ अपील, टैक्स पेयर कहेगा मैं अपील नहीं करूंगा against such amended assessment, and no further proceedings shall be undertaken on issues decided by committee. अब कुछ भी नहीं होगा if the tax has been deposited. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कमेटी अपना फैसला ना सुनाए या आप फैसले से मुतमईन ना हो, तो फिर क्या है, केस shall be referred back to for decision on the basis of reply of taxpayer on show cause। जो टैक्सपेयर ने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं किया था,
फिर टैक्स पेयर ने जो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई किया था ना, उसकी रोशनी में फिर केस आगे चलेगा। फिर आपने जो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई किया था ना यहां पे, फिर आपने जो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई किया था, यहां जो लिखा था कलम ने टीपी रिप्लाई, फिर उसके मुताबिक फैसला होगा। कमेटी में चीफ कमिश्नर बैठेगा, कमिश्नर भी बैठेगा, एडिशनल कमिश्नर भी बैठेगा। इधर डायग्राम में हमने गलती से कमिश्नर का नाम नहीं लिखा हुआ। चीफ कमिश्नर बैठेगा, कमिश्नर बैठेगा और एडिशनल कमिश्नर बैठेगा। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा जब आपने कोई इनकम वगैरह चोरी की हो, या जो क्वेश्चन ऑफ कानून अराइज हो रहा है वो आइडेंटिकल अदर केसेस को भी डील कर रहे हैं। आइडेंटिकल अदर केसेस होते हैं दूसरे लोगों का सेम केस, दूसरे टैक्स पेयर्स का सेम केस। अगर दूसरे टैक्स पेयर्स के सेम केस चल रहे हैं तो फिर उनको डील नहीं किया जाएगा यहां, फिर वो कमेटी रिजॉल्व नहीं कर सकती। आइडेंटिकल अदर केसेस, दूसरे टैक्स पेयर्स का सेम केस। अच्छा जी, अब रिवर्स ऑर्डर में याद करें। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई जहां कंसीलमेंट ऑफ इनकम हुई हो, वेयर इंटरप्रिटेशन होता है ना, राय, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ इफेक्ट द मिलते जुलते केसेस। कमेटी में कौन बैठा होगा? चीफ कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। अगर कमेटी अपना फैसला ना सुनाए या आप फैसले से मुतमईन, तो क्या करें? केस शैल बी रेफर्ड बैक टू फॉर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई ऑफ टीपी ऑन शो कॉज नोटिस। और अगर आप फैसले से क्या हैं? मुतमईन हैं, तो टैक्स पेयर शैल डिपॉजिट द इंक्लूडिंग पेनल्टी एंड कमिश्नर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, लेकिन अमेंड आप इतनी हैवी नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू द कमेटी डिसीजन। टैक्स पेयर अब अपील करने का हक अपना वापस ले लेगा। टैक्स पेयर अपील नहीं करेगा इस अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ। अब टैक्स पेयर अपील नहीं कर सकता और कुछ भी और नहीं करना। अब फैसला हो गया। कमेटी केस देखने के बाद रिकॉर्ड मंगवाएगी और अपना फैसला सुनाएगी मशवरा करके, और अपना फैसला फिर कम्युनिकेट भी करेगी। तो सबसे पहले कॉल करेगी, उसके बाद डिसाइड करेगी, उसके बाद कम्युनिकेट करेगी। तो कमेटी 3 काम करेगी। पहले डेटा मंगवाएगी, फिर कि फैसला सुनाएगी और फिर फैसला कम्युनिकेट करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं याद करने के एतबार से। If a TP after receiving a, बोले ना, if a TP after receiving a intends to settle his case, he may file offer of before assessment oversight committee in addition to filing reply to commissioner। अच्छा जी, पॉइंट 1 में उसने क्या बताया? कमेटी बनवाएं। 2 में क्या बताया? कमेटी डेटा मंगवा के डिसाइड करके फैसला अगर आप मान गए फैसला तो आप टैक्स जमा कराएं, वो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा। अब आप अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं करेंगे और आप अब कुछ भी नहीं करेंगे। अगली 2 बातें तो आसान थी। चलिए जी, ये असेसमेंट्स वाला चैप्टर हमारा मुक गया। अब ये 4-5 मिनट लगने हैं, ये नीचे ऐसी स्क्रैप सी बातें लिखी हुई हैं। कल हम इंशाल्लाह अपील्स वाला चैप्टर शुरू करेंगे। अभी बस ये 4-5 मिनट में मुझे पढ़वा के, मुझे पता है कल वाली एक प्रोविज़न रहती है, ये पढ़वा के मुझे जो है वो न्यूमेरिकल अब शुरू कराएंगे हम लॉसेस का। कच्ची असेसमेंट इन सर्टन केसेस, पक्की या कच्ची? कच्ची असेसमेंट इन सर्टन। फोकस करके पढ़ना है, घर में आधे घंटे में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। जब कमिश्नर कब्जे में ले ले, जब कमिश्नर गवर्नमेंट क्या ले ले? कब्जे में ले ले। जब गवर्नमेंट कब्जे में ले ले आपका छुपा हुआ एसेट,
तो क्या करें फिर, आपका छुपा हुआ एसेट कब्जे में ले लिया गवर्नमेंट ने, तो कमिश्नर में बिफोर इशूइंग एनी असेसमेंट ऑर्डर इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर, में बिफोर इशूइंग एनी पक्का असेसमेंट ऑर्डर इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर। अंडरलाइन की भी हमने मेन बात, बिफोर इशूइंग पक्का ऑर्डर इशू आ कच्चा ऑर्डर। कच्चा ऑर्डर मतलब डरावा एक तरह का है, भाई हमने आपकी असेसमेंट कर दी है, आपका तो एसेट पकड़ा गया, आप तो बड़े 2 नंबर इंसान निकले हो, ये तो गड़बड़ कर दी। वेयर गवर्नमेंट हैज कब्जे में ले लिया आपका एसेट ऑफ अ पर्सन, कमिश्नर में बिफोर इशूइंग एनी पक्का असेसमेंट ऑर्डर विल इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर फॉर द लास्ट कंप्लीटेड ईयर। का मतलब है यानी उस एसेट को एकदम पिछले साल में डाल देगी कि ये पिछले साल का एसेट है, वेल्थ स्टेटमेंट में पिछले साल की वेल्थ स्टेटमेंट में डाल देगी, क्योंकि उसको तो नहीं पता आपने कब लिया था, वो तो एहतियातन लास्ट ईयर में डाल देगी, जो भी लास्ट ईयर मुकम्मल हुआ है। यानी अगर आज अप्रैल है तो लास्ट ईयर तो फिर पिछले साल 30 जून को मुकम्मल हुआ है। वही बात रिपीट हो रही है, लेकिन ये एसेट अब आपका पकड़ा गया बाहर के मुल्क में। वेयर द कमिश्नर ऑन एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी, यहां गवर्नमेंट का नाम नहीं आया, कमिश्नर और एनी डिपार्टमेंट और एनी एजेंसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का नाम भी आ गया। डिस्कवर्स, उधर इंपाउंड लिखा हुआ था, इधर डिस्कवर एन ऑफशोर, बाहर के मुल्क में एसेट, दे में नॉट डिक्लेयर्ड अर्लियर, जो आपने पहले नहीं बताया था, दे में बिफोर इशूइंग एनी पक्का असेसमेंट ऑर्डर, तो कल हमने पढ़ा था ना कौन कौन से होते हैं, दे में इशूइंग एनी पक्का असेसमेंट ऑर्डर विल इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर फॉर द बाय एडिंग द ऑफशोर एसेट, जो बाहर के मुल्क में पड़ा हुआ है। तो 1 और 1 में तो एक ही बात है। अगले सफे पे लिखा हुआ है कच्चे को एज सुन एज, बोल दिया करें ना, कच्चे को एज सुन एज पक्का कर दें। द कमिश्नर हैल फाइनलाइज द ऑर्डर एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, फाइनलाइज द कच्चा ऑर्डर, कच्चे को जल्दी जल्दी फाइनलाइज करो ताकि वो क्या बन जाए, पक्का। कंसील्ड एसेट वो नहीं होता जो आपने चोरी की है, कंसील्ड एसेट वो नहीं होता जो आपने चोरी किया है, कंसील्ड एसेट वो होता है जो ऐसी इनकम से कमाया, जो इनकम गवर्नमेंट को बताई, आपने हलाल तरीके से दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई और उससे गाड़ी खरीदी और वो सैलरी गवर्नमेंट को बताई नहीं। कंसील्ड एसेट वो होता है, कंसील्ड एसेट चोरी वाला एसेट नहीं होता, कंसील्ड एसेट वो होता है जो ऐसी इनकम से कमाया है जो, concealed asset means any property or asset which was acquired from income chargeable to tax but was not disclosed to FBR। concealed asset वो होते हैं जो आप ऐसी इनकम से कमाए जो हुकूमत को नहीं बताई थी। अच्छा जी, कंसीलमेंट ऑफ इनकम तो आपको पता ही है, एक लफ्ज़ आ रहा था ना ऊपर, कंसीलमेंट ऑफ इनकम। इनकम छुपाना क्या होता है, कोई पैसे आए आपने उनको सुप्रेस कर दिया, सुप्रेस क्या करना होता है, बढ़ा के बताना या कम करके बताना, कम करके बताना। टैक्सेबल इनकम अपनी लोगों को नहीं बताई, FBR को नहीं बताई, ये भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। गलत खर्चे माइनस कर लिए, गलत खर्चे माइनस कर लिए, ये भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। एनी एक्ट रेफर्ड इन सेक्शन 111, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, पता नहीं आएगा क्यों ऐसे लाइनें डालता है किताब में। क्लेमिंग एनी इनकम विच इज एग्जेम्प्ट, विच इज एक्चुअली दावा करना मेरी फला इनकम माफ है, हालांकि वो, इन तीनों लाइनों का मतलब क्या है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम। बता दें जी कंसीलमेंट ऑफ इनकम क्या है, सुप्रेशन ऑफ एनी रिसीट और फेलियर टू डिस्क्लोज, गलत खर्चे माइनस करना और एग्जेम्प्ट इनकम ना हो और उसे क्या कहना। लेकिन ये सारी चीजें कंसीलमेंट तब बनेंगी जब आपने भोलेपन से की, अगर जानते बूझते की तो फिर तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। All of above will be considered as concealment of income if it is proved that taxpayer has मात्र तो उल्टी बात कर दी मैंने, has knowingly and willfully committed these act। अगर ये knowingly और willfully किए फिर concealment of income है, वरना आपको हल्की सजा देंगे, गलती से हो गए तो फिर खैर है, और अगर जानते बूझते हुए धोखा देने की नीयत से किए फिर ये कंसील है, फिर ये कंसील।
जानबूझ के किसी का कैलकुलेटर किसी ने अपने बैग में डाल लिया है, वो रखते रुकते गलती से रखा गया, इन दोनों बातों में फर्क है। नोइंगली करेंगे तो कंसीलमेंट है। अगर कोई लड़ाई हो जाए ना किसी कोर्ट में ऑन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ये इनकम टैक्स वालों का कोर्ट नहीं है, ये सिविल कोर्ट है पाकिस्तान का, ये इनकम टैक्स का नहीं है, ये वैसे ही पाकिस्तान के अपने कोर्ट्स हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में लड़ाई हो जाए कि ये किसकी है, फिर क्या करें? अगर किसी प्रॉपर्टी का ये किसकी है क्या करें? किसको टैक्स लगाएं? पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि लड़ाई है ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए की है या बी की है। तो उसमें यह है कि जब कभी सिविल कोर्ट का फैसला आए ना, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आप अपना फैसला सुना देना, कोई मसला नहीं। लड़ाई किस साल हुई भाई? डिसाइडेड करें इसको। कोर्ट डिसाइडेड द केस ऑन 12 मार्च 19। कोर्ट डिसाइडेड द केस ऑन 12 मार्च 19। कोर्ट ने का फैसला सुनाया 12 मार्च 19 को। अब असेसमेंट ऑर्डर आपके घर आएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है? 30/9/19। इसके बाद कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है? उसके 1 साल के अंदर अंदर। तो ये डायग्राम आपने बना ली फाइनेंशियल ईयर एंड के 1 साल के अंदर अंदर। ओहो, कल वाली 5 साल वाली लिमिट तो गुजर गई। कल तो हमने पढ़ा था 5 साल के बाद छेड़ा नहीं जा सकता, याद है? विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो तो वायलेट होगी, क्या करें अब? क्या करें फिर? वो हमारे बस में नहीं था ना, कोर्ट ने लेट फैसला सुनाया, अब हम क्या करें फिर? 9 साल बाद फैसला आया कोर्ट का, माशाल्लाह पाकिस्तान। अच्छा जी, डिस्प्यूट किस साल शुरू हुआ कि ये इनकम आपकी है या साथ वाले की है? साथ वाले का हाथ पकड़े। डिस्प्यूट किस साल शुरू हुआ ये इनकम आपकी है या साथ वाले की है? 2010 में। फैसला कब आया? 19 में। अब 12 मार्च के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? उसके बाद कमिश्नर को कितना अरसा दिया गया? 1 साल में इसकी अमेंडमेंट कर दे, कोई मसला नहीं। इस अमेंडमेंट का नाम है असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। इसका बेस्ट जजमेंट नाम नहीं है, इसका अमेंडेड असेसमेंट नाम नहीं है, इसका नाम है असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन अ, बोले सिविल कोर्ट, किस चीज पे डिस्प्यूट चल रहा है? जिसकी इनकम चार्जेबल है, तो असेसमेंट ऑर्डर मे बी इशूड बाय कमिश्नर विद इन 1 year। तो बताएं जी, कमिश्नर कितने अरसे में फैसला सुनाएगा? 1 साल कब से गिनना शुरू करेंगे? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कोर्ट डिसाइडेड द, व्हाट इज द ईयर इन विच द कोर्ट डिसाइडेड द केस? 30/9/19। जब कोर्ट का फैसला है उसके बाद 1 साल। अच्छा जी, टैक्स वालों की तरफ से जो आपके घर असेसमेंट ऑर्डर आएंगे, उनमें कोई गलती हो सकती है? बिल्कुल, इंसान है कमिश्नर भी, तो हो सकती है। एनी असेसमेंट ऑर्डर कोई भी ले लो, चाहे 121 वाला ले लो, चाहे 122 वाला ले लो, जो मर्जी असेसमेंट ऑर्डर ले लो, विल नेवर बी क्वाश्ड। उसको फाड़ के फेंका नहीं जाएगा। टैक्स पेयर हमारे सफ़े को फाड़ के ना फेंकना, क्योंकि हम FBR वाले हैं। एनी असेसमेंट ऑर्डर विल नॉट बी क्वाश्ड, विल नॉट बी क्वाश्ड। टैक्स पेयर इसको फाड़ के ना फेंकना, जहाज बना के ना उड़ाना। और कंसिडर्ड वॉइड, या इसको गलत ना समझ लेना, फॉर वांट ऑफ फॉर्म, क्योंकि इसमें फॉर्म की कमी पाई जा रही है। हो सकता है FBR के पास फॉर्म खत्म हो गए हो, कोई फॉर्मेट होता होगा ना, हो सकता है वो खत्म हो गए हो। सफ़ा बस ठीक है यार, जान दो। कहते हैं हमारे सफ़ों में कमियां ना निकालते रहना, कि आई कैप ने रिजल्ट भेजे, इसके ऊपर आई कैप में आई इधर लगा हुआ है, सी इधर लगा हुआ है, कोई ना कोई गड़बड़ है। आई क्या कहते हैं, पता चल गया ना हुआ क्या, चल नासु, पता चल गया ना, देख के तेरा नाम लिखा हुआ क्या। अब हमारे लेटर में गलतियां ना निकाल कि 2012 की डेट डाल दी है गलती से, और ये और वो। विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। खुदा के लिए हमारी चीजों को तुम इनवैलिड ना समझना, तुम देखो सही तुम हो कौन। विल नेवर बी कंसिडर्ड इनवैलिड। हमारी गलतियों को ना तुम पकड़ने लग जाना बिकॉज ऑफ अ रीजन ऑफ मिस्टेक। कोई भी मिस्टेक हो जाए कोई मसला नहीं, हम इंसान हैं। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे साथ हो क्या गया है, अगर ये पता चल रहा है तो बस काफी है। इफ टैक्स पेयर इज डेजिग्नेटेड इन इट अकॉर्डिंग टू कॉमन
यानी आपका नाम वगैरह प्रॉपर तरीके से नाम वगैरह देख के पता चल रहा है कि ये आपको ही आया लेटर, लेकिन हल्की फुल्की गलतियां हैं, डेट गलत है, आपका एड्रेस गलत लिखा हुआ है, लेकिन घूमते घूमते आपके घर पहुंच गया है, तो कहते बस अब इस पे अमल करो, आप गलतियां ना निकालने बैठ जाना हमारे लेटर्स में, हम भी इंसान हैं, लेकिन तुमने अपनी रिटर्न पूरी जमा करानी है, उधर तुम इंसान नहीं हो, तुम खोते। अच्छा, एनी असेसमेंट ऑर्डर इशूड, एनी असेसमेंट ऑर्डर issued by commissioner, any assessment order issued by commissioner will never be quashed, will never be considered void for want of form and will not be considered invalid. not be considered invalid का मतलब होता है वैलिड समझो, क्योंकि नॉट और इन मिल गया ना, shall not be considered invalid, वैलिड समझो, चाहे कोई मिस्टेक भी है फिर भी वैलिड समझ लो, खैर है। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारा नाम वगैरह लिखा हुआ है और तुम्हें समझ आ गया सब कुछ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, ठीक है जी। इसमें हमने ये पढ़ा था। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में रूल बता दें, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कोर्ट ऑर्डर इज गिवन। कंसीलमेंट ऑफ इनकम की डेफिनेशन है, सुप्रेशन का लफ्ज बोले सुप्रेशन ऑफ रिसीट, खर्चे गलत माइनस करना, और एग्जेम्प्ट इनकम को, टैक्सेबल इनकम को एग्जाम कहना, और ये सब कंसीलमेंट तब होगी जब जानते बूझते करें, भोलेपन से हो गया तो फिर नहीं होगी। कंसील्ड एसेट वो होता है जो ऐसी इनकम से ले। ऑफशोर एसेट के लिए डिस्कवर का लफ्ज लिखा हुआ है, पाकिस्तानी एसेट के लिए इंपाउंडेड का लफ्ज लिखा हुआ है। ऑफशोर एसेट के लिए कमिश्नर, डिपार्टमेंट, एजेंसी का लफ्ज लिखा हुआ है, उधर गवर्नमेंट का लफ्ज लिखा हुआ है, बाकी बातें सेम है। कमेटी में ये लोग बैठेंगे, कमेटी ये 2 फैसले नहीं सुनेगी, अगर कमेटी से फैसले से आप मुतमईन नहीं, या फिर कमेटी ने फैसला नहीं सुनाया तो केस कौन सुनेगा? अगर कमेटी ने फैसला सुना दिया और आप मुतमईन है तो ये 4 बातें होंगी। चीफ कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, इससे मुराद सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, एग्जेम्पशन और लोअर रेट सर्टिफिकेट। कमिश्नर अगर एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दे, कमिश्नर अगर एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दे, तो कौन एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे देगा? चीफ कमिश्नर। ये इनकार कर दे तो इससे ले लें, ये छोटा सा सेक्शन था, 2-3 नंबर का आ सकते कभी पेपर में, रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। असल ये सेक्शन है रिवीजन बाय कमिश्नर। कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, लेकिन उसमें टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज ना करे, हो सकता है टैक्स पेयर ने इसके खिलाफ अपील कर दी हो, या अपील करने का टाइम, लेकिन अगर छोटे को ही दोबारा काम करने को कह दिया जाए तो कितने दिनों में करेगा? 120 दिनों में। तो एक सेक्शन हमने सुबह सुबह कौन सा पढ़ा है? रिवीजन बाय कमिश्नर, अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज करेगा। अगला पढ़ा रिवीजन बाय, उसमें सिर्फ एक सिनेरियो है, एग्जेम्पशन या लो रेट सर्टिफिकेट कमिश्नर नहीं दे रहा, तो आप किसके पास चले गए हैं? अगला है एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, इसकी पावर पॉइंट स्लाइड किताब के एंड पे, चैप्टर के एंड पे बनी हुई है। उससे अगला कौन सा पढ़ा था? प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। ऑफशोर एसेट की बात पड़ी थी, और पाकिस्तानी, वो इंपाउंड होगा, वो डिस्कवर होगा। कच्चे को एज सुन एज पक्का कर दिया जाएगा। और 2 डेफिनेशंस थी, एक कंसीलमेंट ऑफ इनकम और एक कंसील्ड एसेट, एक असेसमेंट्स इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, और एक था एविडेंस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का हम कोई एविडेंस नहीं देंगे, वो अगर तुम्हें समझ आ गया तुम्हारे साथ क्या हो गई तो वो हो गई। जल्दी जल्दी बोलें। पहला क्या पढ़ा था? रिवीजन बाय कमिश्नर। दूसरा क्या पढ़ा था? सॉरी, रिवीजन बाय, हाँ रिवीजन बाय कमिश्नर पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। अगला एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। उससे अगला प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। उसके बाद कंसीलमेंट तो नहीं, वही था ना, प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, वो वही वाला था। एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस के बाद अच्छा हाँ वो पढ़ा था असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। और आखिरी क्या पढ़ा था? एविडेंस ऑफ असेसमेंट। निकालें चैप्टर 18। भाई वो जो है ना होमवर्क का सवाल सेल्स टैक्स का, एग्जेम्प्ट सेल अगर एक्सपोर्ट हो जाए, देखा था सवाल में, एग्जेम्प्ट सेल अगर एक्सपोर्ट हो जाए ना तो उसको आपने डालना था एग्जेम्प्ट सेल में ही। एग्जेम्प्ट सेल अगर एक्सपोर्ट हो जाए तो उसको आपने डालना था। कितने लोगों ने किया था होमवर्क वाला सवाल? और ये बात समझ आ गई जरा मेरी? देख लें अगर किसी को, वो कौन सा पेज था?
पेज नंबर 668। ये एग्जेम्प्ट सेल है ना, प्रोडक्ट ए देखें, प्रोडक्ट ए इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब अजीब सा सवाल था, प्रोडक्ट ए इज एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट को तो हम एग्जेम्प्ट सेल में डालते होते हैं, लेकिन ये क्या हो रही थी, एक्सपोर्ट। तो लिखें एग्जेम्प्ट सेल अगर एक्सपोर्ट हो जाए तो वो एग्जेम्प्ट में ही जाएंगी, जीरो रेट में नहीं जाएंगी। किया था आपने घर में? आप लोगों ने किस में डाला था वैसे, जहन किस तरफ गया था? कितने लोगों ने एग्जेम्प्ट में ही डाला था? कितने लोगों ने जीरो रेट में डाल दिया था? ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो नई बात बताइए ना मैंने आपको। एग्जेम्प्ट सेल अगर एक्सपोर्ट हो जाए तो उसको एग्जेम्प्ट में डालेंगे। ओके, चैप्टर 18, मिस्टर कमर वाला सवाल निकालें। पेज नंबर 467। फोर 467। ये रजिस्टर भी निकालो। Revision by commissioner, revision by chief commissioner, agreed assessment in certain cases, provisional assessment in certain cases, and assessment in relation to disputed property or evidence of assessment. Kamar is engaged in the business of trading of electric motors. His accountant has prepared the following computation. उसने टैक्स ही निकाल के दे दिया। सेल्स आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन नहीं पड़ी हुई, ये इनकम है डिप्शन माइनस करने से पहले वाली, फिर इसने डिप्शन माइनस की है। जाहिर बात है, सेल माइनस की, फिर खर्चे माइनस किए, फिर डिप्शन इसने बाद में माइनस की। इस साल के डिप्शन इसने माइनस की है। इस साल के डिप्शन माइनस करने के बाद इसने फिर पुराने साल का लॉस माइनस किया, क्योंकि हमारा साल 2024 है, ये 2023 है। इसने पुराने साल का लॉस माइनस किया है। वो था 4000, लेकिन इसने माइनस क्यों किया 3000? क्योंकि ऊपर 3000 पड़ा हुआ था। हम नहीं ऐसा करते होते वैसे, हम न्यूमेरिकल में आप लोग ना पूरा 4000 ही माइनस कीजिएगा, वो फिर नीचे जीरो ही लिख दीजिएगा। ये थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, उसने माइनस कितना किया, हालांकि टोटल कितना था 4000। अच्छा, ये है हमारे साल के डिप्शन और ये है पुराने साल का लॉस। थोड़ी सी तरतीब उसने ऊपर नीचे की है, हालांकि पहले माइनस करना चाहिए था पुराने साल का लॉस। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, होटल कमर, ठीक है, ये तो बिजनेस का खर्चा है नॉर्मल, ये एक्सपेंसेस में पड़ा हुआ है तो पड़ा रहने देते हैं, कोई मसला नहीं। ये तो जेन्युइन खर्चा है ना बिजनेस का, ये अलाउड है, क्योंकि बिजनेस का मेला था ना, कोई अपने जाती काम से तो नहीं गया। ये नॉट अलाउड हो जाएगा खर्चा, क्योंकि कमर के घर का खर्चा है। ये फाइन तो गवर्नमेंट को तो पे नहीं किया, तो ये तो क्या हो जाएगा, अलाउड। ये अलाउड है और ये नॉट अलाउड, ये अलाउड। सारा करेंगे अभी। डोनेशंस तो नॉट अलाउड है, डोनेशंस का तो टैक्स क्रेडिट मिलता है, बिजनेस का खर्चा तो नहीं है ये। अपने भाई को तनख्वाह पे किया, टैक्स वगैरह भी काटा है, कोई नहीं, भाई नौकरी कर रहा होगा, भाई को इसलिए तनख्वाह दी है, भाई नौकरी कर रहा होगा, अलाउड है। फाइन पे किया आपने, ओहो, गवर्नमेंट को फाइन तो नॉट अलाउड होता है। हो, पुराने साल की डेप्शन इधर पड़ी हुई है, बड़ी तेज है बिल्ली तो इधर छुपी
पुराने साल की डेप्शन इधर पड़ी हुई है, ये भी अलाउड है, लेकिन देखते हैं कि अलाउड करनी कहाँ है। पुराने साल की डेप्शन ओए इसमें पड़ी हुई है, जबरदस्त। इसमें उसने लिखा तो था एक्सक्लूडिंग डेप्शन, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें करंट ईयर की शायद एक्सक्लूड थी, पुरानी पड़ी हुई है। लिखा था उसने डेप्सिशन इसमें नहीं पड़ी हुई, क्योंकि उसने साइड पे रखी हुई है, नीचे अलग से की है, लेकिन फिर इसमें कोई और डेप्शन तो पड़ी हो सकती है ना, एक नहीं पड़ी हुई। कौन सी पड़ी हुई है, कैसे पड़ी हुई है, हमें कैसे पता चला? कमर इज नॉट सेटिस्फाइड, कोई मसला नहीं, हम कौन से सेटिस्फाई हैं आजकल। कमर इज नॉट सेटिस्फाइड, कमर सेटिस्फाइड नहीं है, क्या करें तुझे फिर? विद अच्छा विद टैक्स रिटर्न। मैंने कहा पता नहीं शायद और को मसला चल रहा है घर का। कमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद टैक्स रिटर्न, कमल अपने अकाउंटेंट के टैक्स रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं है, एंड हैज रिक्वेस्टेड यू, लो रईस ही कसर हमने निकाल देनी है, हैज रिक्वेस्टेड यू टू रिव्यू द रिटर्न। उसने कहा तुम जरा नजर मारो इस पे, हमने कहा हाँ नजर मार ली। आई क्या कहते हैं नहीं रिक्वायरमेंट भी पढ़ लो। कंप्यूट द रिवाइज्ड टैक्सेबल इनकम ऑफ कमर एंड टैक्स पेबल, ब्रीफली कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इन योर टैक्स। जिनको इग्नोर करने उन पे नहीं कमेंट करने, सब पे कमेंट करने हैं। ब्रीफली कमेंट ऑन द ब्रीफ, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखने लग जाना ऐसे दो लाइन का। तो ब्रीफली कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ अबव आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इन योर टैक्स कंप्यूटेशन, ब्रीफ कमेंट करना है आपने। ओके चलें जी, तरतीब बता दें, पहले क्या माइनस करना है? पहले माइनस करना है पुराने साल का लॉस, फिर हाइब्रिड में अल्लाह अकबर इतनी अच्छा। उसके बाद क्या माइनस करना है, ना दिखे ना, आप अपना काम करें। इसके बाद क्या माइनस करना है? करंट ईयर की, और उसके बाद क्या माइनस करना है? पुराने साल की डेप्शन इसने यहां माइनस की हुई है, यहां माइनस की हुई है, हालांकि वो कहां माइनस करनी थी? तो पुराने साल की डेप्शन सबसे एंड पे माइनस करनी है, तो ये प्रायोरिटी होगी जी, नंबर दे ले। सबसे पहले क्या माइनस करना है? पुराने साल का, फिर क्या माइनस करना है? हमारे साल के डेप्शन, फिर क्या माइनस करना है? तीसरा दिन हो गया ये बात करते हुए, डन। चलें अगर आपने यहां से सवाल शुरू करना है प्रॉफिट से, तो फिर ये ऐड बैक कर दीजिएगा, और क्योंकि इसको माइनस अलग जगह करना है। अगर यहां से शुरू करना है सवाल, तो फिर इसको भी ऐड बैक कर दीजिएगा, इसको भी ऐड बैक कर दीजिएगा। इसमें से तो सारी चीज़ें ऐड बैक नहीं करनी, कुछ अलाउड है कुछ नॉट अलाउड है, लेकिन मैं उस तरह सवाल कर नहीं रहा, मैं ज़रा आसान करने लगा हूँ, मैं यहीं से सवाल शुरू कर रहा हूँ। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे क्या करने होते हैं? माइनस। रिवर्स करके भी चला दूंगा, कुछ बच्चों के दिल में आएगा प्रॉफिट से स्टार्ट करें सवाल, वो फिर इसको और इसको ने ऐड बैक करना पड़ना था, इसलिए नहीं ऐड बैक करना था कि ये अलाउड नहीं है, ये गलत जगह माइनस हुए हैं। तो अगर आपने यहाँ से शुरू करना है तो जीरो में फिर 3000 ऐड बैक करेंगे, फिर 9000 ऐड बैक करेंगे, फिर सवाल शुरू करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ से करने लगा हूँ पहले। चलें, वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेल से शुरू करते हैं जी। सेल कितनी है? 45,000। कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। तो हमने माइनस कौन से खर्चे करने हैं? सिर्फ अलाउड वाले। तो उसके निकालने का फॉर्मूला लिखें, टोटल माइनस नॉट अलाउड। विल गिव मी अलाउड। लिखें सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं।
जी टोटल खर्चे बताएं। 33,000। 33,000 यानी हम ना इस तरतीब से चल रहे हैं, पहले 45 लिखे हैं, फिर 33 लिखे, हम सेल से चल रहे हैं, जिस तरह इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल करते थे, रेंटल इनकम और वो माइनस। 33 में 100 पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दें, जेन्युइन खर्चा है या नहीं, तो पड़ा रहने दें। बस ठीक है, अब इधर तो इस फॉर्मेट में तो आप कुछ नहीं कर सकता मैं, बस पड़ा तो पड़ा रहने दें। 33,000 के खर्चों में 150 का खर्चा उसके घर का बिजली का बिल है। ये एड बैक तो तब करते जब मैं प्रॉफिट से न्यूमेरिकल शुरू करता, उस तरह भी कर देता हूँ, चलें आज उस तरह भी कर दूंगा, लेकिन मैं प्रॉफिट से शुरू नहीं कर रहा, मैं किससे शुरू कर रहा हूँ? सेल में असल में अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं, जो अलाउड हैं। टोटल खर्चे कितने हैं? 33। इसमें से कितना नॉट अलाउड है? 150। तो बाहर क्या निकल आएंगे? अलाउड। मेरे ख्याल से यही फॉर्मेट है। अब ये नॉट अलाउड हैं सारे, ये जो आने हैं यहां सारे नॉट अलाउड आएंगे। फाइन पेड टू सप्लायर अलाउड है, और 33,000 में पड़ा भी हुआ है। अगर पड़ा रहा तो माइनस हो जाएगा इस 45 में से, होने दें, होने दें, ये तो अलाउड खर्चा है ना। डोनेशन माइनस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन 33 में अगर पड़ा रहा तो माइनस हो जाएगा। क्या करें? यहां से निकाल दें, यहां से निकाल दें, -300। आगे चलें। 720 भाई की तनख्वाह खर्चों में पड़ी हुई है, पड़ी रहने दें, अगर पड़ी रही तो फिर सेल में से माइनस भी हो जाएगी, हो जाए, खैर है। फाइन पे किया गवर्नमेंट को, यहां पड़ा रहने दें या फाइन नहीं माइनस कर सकते? फाइन नॉट अलाउड है, -200। डेप्रिसिएशन पिछले साल की है जो माइनस नहीं हो सकी थी, अनएब्जॉर्ब, यहीं पड़ी रहने दें या फिलहाल इसको 33 में से निकाल दें ताकि बाद में इसका कुछ देखें? फिलहाल 33 में से तो निकाले ना, 33 में तो पड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर 33 में पड़ी रही तो ये सबसे टॉप पे माइनस हो जाएगी, ऐसे ही है ना। अगर 33 में पड़ी रही तो सबसे टॉप पे माइनस हो जाएगी, तो फिलहाल इसको 33 में से निकाल लें। माइनस का लफ्ज ना बोलें, यहां पे निकालने का लफ्ज बोलें, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। फिलहाल इसको 33 में से निकाल लें। अब बाकी खर्चे 33 में जेन्युइन पड़े हुए हैं, उनका टोटल बता दें। 31। आप बताएं जवाब। अब इसमें तरतीब बता दें माइनस करने की। ब्रॉट फॉरवर्ड, अच्छा ये अब इनकम आ गई है करंट ईयर की, बिफोर डेप्रीसिएशन, इसमें से अब माइनस करें ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। कितना है? 4,000, जिसको प्रायोरिटी नंबर 1 दी है। सबसे पहले किसको बिठाएं? बस में तीनों आपको नजर आ रहे हैं, 4,000 भी नजर आ रहे हैं, 9,000 भी नजर आ रहे हैं, 500 भी नजर आ रहे हैं, जिसके साथ मैंने नंबरिंग दी हुई है। सबसे पहले किसको माइनस करें? 4,000 को। जगह देखें, अब क्या माइनस करें? ब्रॉट फॉरवर्ड एक्सचेंज या करंट ईयर एक्सचेंज? ओ हैवी, 9,000 करंट ईयर। अमीरों का न्यूमेरिकल नहीं है,
अमीरों का न्यूमेरिकल नहीं है। दिस फिगर इज लेस देन 10 मिलियन, याद करने के लिए लिख लिया। दिस फिगर इज लेस देन 10 मिलियन, बल्कि ये 150 रुपया है, रुपीज में डाटा है। दिस फिगर इज लेस देन 10 मिलियन। क्लियर? अब माइनस क्या करें? ब्रॉट फॉरवर्ड ऑप्शन कितनी है? अब इधर 150 लिखने की जरूरत नहीं, बस 500 लिख दें और 0। कैरी फॉरवर्ड करें डेप्रिसिएशन। कितनी माइनस करना चाह रहे थे? कितनी हुई? कितनी फिर कभी? पढ़ दें, ये था न्यूमेरिकल। स्किल जी, मेरे से पूछें क्या सवाल आ रहे थे जहन में। चलें, आप फेस पे लाए ना फिगर्स को, टैक्स रेट वगैरह सारा करता हूं मैं। अब फेस पे लाएं फिगर्स को। न्यूमेरिकल का फेस, मिस्टर कमर इनकम एंड टैक्स देयर ऑन बला बला। इनकम फ्रॉम बिजनेस 0 है, टैक्सेबल इनकम 0 है, टैक्स 0, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। टैक्स किसी का है ही नहीं टैक्स, तो उसको कितना माफ करेंगे? तकरीबन 0। तो फायदा नहीं है अब कैलकुलेशन का। कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट नहीं कैरी फॉरवर्ड होते, टैक्स क्रेडिट तो नहीं कैरी फॉरवर्ड होते। ये ऐसा फेस आपने बनाया है कि फेस खुद शर्मा रहा है। कुछ लोग तो इतना शर्मा रहे हैं कि शर्मा के बना भी नहीं रहे फेस। ये वाला संडे आपने घर में लगाना है असेसमेंट्स के चैप्टर पे। असेसमेंट्स का चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? सेक्शन 120 से। 21, 22, 23, 24, 25, 26 जो आज हमने पढ़े हैं, ये कल का दिन इसके ऊपर लगाना है। फिर कल रात को इंशाल्लाह 9 बजे हम आपका एमसीक्यूज का टेस्ट लेंगे, जिसका चैप्टर होगा चैप्टर 14 और 15 जितना पढ़ा हुआ है। ओके, चैप्टर 14 और 15 जितना पढ़ा हुआ है, सेक्शन 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सारे सेक्शन पिछले वाले। ओके, अच्छा जी, अब आप हजरात देखें वर्किंग वन का एक और तरीका। वर्किंग वन का एक और तरीका, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर प्रॉफिट से चलें, जीरो से चलेंगे तो 3000 और 9000 को भी ऐड बैक करना पड़ेगा, वो भी ठीक है। मैं 12000 से चल रहा हूँ, जीरो से चल लेंगे तो 3000 9000 को ऐड बैक कर दीजिएगा। मैं 12000 से चल रहा हूँ, जीरो से चल पड़े, जीरो से चल पड़े जिसने चलना है, कोई मसला नहीं। चैप्टर 18 जी, प्रॉफिट जो बिजनेस में आया 0, इसमें ऐड कर दें 3000। ये इसलिए ऐड करें कि अभी इसको बाद में देखेंगे कहाँ माइनस करना है, पहले ऐड कर दें 3000, फिर ऐड कर दें 9000। नाम शाम खुद ही लिख लीजिएगा 9000।
अच्छा, अब नॉट अलाउड खर्चे पकड़े। अब 33,000 को ऐड नहीं करना, 33,000 को ऐड नहीं करना। अब 33,000 में नॉट अलाउड ढूंढने कौन कौन से हैं? प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड को ऐड करना होता है। नॉट अलाउड कौन से हैं? 150, जल्दी पकड़े ना, 150, 300, 200 और 500। 500 इसलिए नॉट अलाउड है कि अभी नॉट अलाउड है, बाद में अलाउ कर देंगे। तो नॉट अलाउड पकड़े, 150, जवाब 13, वही जवाब आ गया 13150। लेकिन अब इसमें से 13150 में से तरतीब में तीनों दोबारा माइनस करने पड़ेंगे, वो तो माइनस करना ही है ना। आप बताएं 13150 पे बड़े मुश्किल तरीके से हम पहुंचे हैं। जो भी जिसको मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, पेपर में मर्जी, आप जैसे मर्जी कीजिएगा। 13150 पे बस पहुंचना है हमने। तो वर्किंग वन, इफ वी स्टार्ट, बोले बोले फ्रॉम सेल, नहीं, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। अब नीचे माइनस कितनी करनी है? 3 चीजें, 1, 2, 3। कौन कौन सी? 4,000, 9,000 और 500। वो नीचे उसी तरह माइनस करनी है। कुछ समझ आई? नहीं समझ आई? प्रॉफिट से चलते हुए क्या किया करें? नॉट अलाउड को जैसे पहले किया करते थे, और सेल से चलते हुए अलाउड को लेस किया करें। ठीक है जी, पॉज करो। अच्छा, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि भाई वो उस्मान से अब्दुल्ला से पूछें, टेस्ट फाइनल कर दिया था मैंने रात को, उसने फाइनल करके वो। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि इसकी जो डिस्कशन करके आनी है वो मैं वॉइस नोट भेज रहा हूँ। चैप्टर 18 का क्वेश्चन 18 कमर वाला, इसमें आपने डिस्कशन ये करके आनी है, रिक्वायरमेंट बी वे ब्रीफली कमेंट। जिस भी खर्चे को आपने अलाउड करना हो ना, उसके बारे में ये लाइन लिख के आया करें कि दिस एक्सपेंस इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, देयरफॉर इट इज अलाउड। और नॉट अलाउड अगर करना हो तो सेक्शन 21 में से ढूंढ के फिर लिख के आया करें। तो अब जरा सुने मैं क्या लिखवाने लगा हूँ, या मैं आपको वॉइस नोट भेज रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड हुई है बात जो मैंने की है। तो लिख के आएंगे आप, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बिजनेस ट्रेड फेयर आर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, देयरफॉर इट इज अलाउड। बस खत्म, ब्रीफली कमेंट होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फॉर कमर इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 21। एज पर सेक्शन 21 लिख के आने की जरूरत नहीं, आप ये लिख के आएंगे इट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउड। फिर आप लिख के आएंगे डैमेजेस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर इज एन एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। जो भी अलाउड करना है वो इस तरह लिखा है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, देयरफॉर इट इज अलाउड। और ये फिक्रा छोटा सा ऐड कर सकते हैं, फर्दर इट इज फाइन नॉट पेड टू गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट इज अलाउड। ये फिक्रा साथ ऐड कर सकते हैं। और डोनेशन में, डोनेशन इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, इज नॉट अ डिडक्शन अलाउड, रादर अ टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड। इस तरह लिख के आ जाइएगा। सैलरी पेड टू बारी हु इज कमर्स ब्रदर ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड इज होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर बिजनेस, देयरफॉर इट इज अलाउड। तो आज एक नई बात मैंने आपको बताई, जो खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस हो, अलाउड हो, उसके साथ ये लफ्ज़ लिखा है करें बस, इट इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। फर्दर
एज पर सेक्शन 21, आपको एज पर सेक्शन 21 लिखने की जरूरत नहीं, आप पेपर में लिखेंगे एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एज पर सेक्शन 21 एनी फाइन पेनल्टी पेड फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ रूल और रेगुलेशन, पहले प्रोविजन लिख के आएंगे, इज नॉट अलाउड, देयरफॉर फाइन इज नॉट अलाउड, फाइन पेड टू मिनिस्ट्री इज नॉट अलाउड। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विल बी एडजस्टेड एट लास्ट लिख के आइएगा, वो याद है लाइन लॉसेस के चैप्टर में पढ़ाई थी पहले सफे पे, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन विल बी एडजस्टेड एट लास्ट, देयरफॉर एट दिस पॉइंट इट इज नॉट अलाउड, इस पॉइंट पे ये नॉट अलाउड है, लेकिन इस पॉइंट पे जरूर हम माइनस करेंगे। और देखते हैं विल बी एडजस्टेड एट लास्ट हमने की है या नहीं, हाँ की है, विल बी एडजस्टेड एट लास्ट, डेप्रिसिएशन को एंड पे माइनस करना है। अब वो निकाल लें जो सेक्शन हमारा रहता है 100 कौन सा था, वैसे आज का लेक्चर हम अपलोड कर देंगे ताकि वो जो पहले 45 मिनट में हमने पढ़ा ना आ जाते ही, उसको आप वहीं से रिवाइज करें लेक्चर सुन के, जल्दी याद हो जाएगा इंशाल्लाह उस तरह। अच्छा जी, ये बड़ा आसान सा सेक्शन है जी, जो हमारा कल रह गया था। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें से आते हैं, न्यूमेरिकल तो नहीं मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। पेज नंबर बताएं, 392। बीच में जब आप एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे तो सेक्शन 114 मैंने आज टेस्ट में भी डाला हुआ है, उसमें से कुछ प्रोविजंस नहीं पढ़ाई हुई, वी नो दैट। पेज 392। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज 392। उमर ने 2016 के साल की रिटर्न जमा करवाई है, बोले 30/9/2016 को। 2016 के साल की रिटर्न कब जमा करवाई है, 30/9/16 को। अच्छा एक बार याद रखिएगा, रिटर्न का स्टेटस बन जाता है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 120, यानी जब आप रिटर्न जमा कराते हैं तो एज्यूम किया जाता है आपको क्या इशू कर दिया गया है, असेसमेंट ऑर्डर। उमर फाइल्ड रिटर्न ऑफ टैक्स ईयर 2016 ऑन 30/9/16, रिटर्न फाइल्ड बाय हिम। अगर हमने मुनासिब समझा तो अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा है शायद उसकी समरी भी आपको बना के कोई वीडियो भेज दें, ये वाला चैप्टर। मिस्टर उमर फाइल्ड रिटर्न ऑफ 16 ऑन 30/9/16, रिटर्न फाइल्ड बाय हिम इज कंसिडर्ड एज एन एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशूड बाय टैक्स अथॉरिटीज। रिटर्न एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन गई है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल असेसमेंट। He was selected for audit and the first amendment took place in मई 19। हो गया पहली दफा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू। फर्स्ट अमेंडमेंट टुक प्लेस इन मई 19। फर्स्ट अमेंडमेंट हो गई है, कल हमने पढ़ा था 5 सालों के अंदर हो सकती है, बहुत अर्ली कर दिया उसने, वेल डन। फर्स्ट अमेंडमेंट इज मेड ऑन, फर्स्ट अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर उसके घर कब आ गया है, इससे पहले ऑडिट हुआ होगा, शो कॉज नोटिस आया होगा, फिर उसके बाद आपके घर आपको पता है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आता है। हो सकता है इसमें आपने कहा हो मेरी इनकम 3 मिलियन है और इन्होंने कहा हो नहीं आपकी इनकम 4 मिलियन है, तो कल वाले जो क्लास थी सारी ये वो है। हमारा साल कौन से 16, इसकी रिटर्न कब जमा करवाई 30/9/16, लेकिन टैक्स ईयर कौन सा बना 17। अब फर्स्ट अमेंडमेंट फर्दर अमेंड हो सकती है या नहीं, यानी दोबारा ऑडिट करके हम गलतियां निकाल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल जितनी मर्जी दफा करें। इसके लिए टाइम लिमिट है, कल वाली ही विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो 5 years कब पूरे होंगे 20, 21, 22।
20-21-22 or 1 year from the end of the financial year in which first amendment took place, whichever is later, whichever is later. फिक्रा याद करें, if an assessment order is amended, यानी आपकी इनकम 3 मिलियन से 4 मिलियन पे वो ले गए, अब 5 मिलियन पे लेके जाना चाहते हैं. If an assessment order is amended, it can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued, or 1 year from the end of that financial year in which amendment took place. अब बोलें, यहां से 5 साल गिने, 30, 18, 19, 20, 21, 22 और इसके एंड से 1 साल गिने, इन विच, इसके एंड से 1 साल. अब याद करें, इफ एन असेसमेंट ऑर्डर, कल लिखा हुआ था एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, आज लिखा हुआ है इफ, बदल चुका है जानी, क्योंकि आज नया सिनेरियो कराना है ना. कल ये लिखा हुआ था, जो 4 दफा मैंने फिक्रा लिखा हुआ बताया था आपको, 4 जगह लिखा हुआ है एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड. आज क्या लिखा हुआ है, इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, आज ये लिखा हुआ है इट कैन फर्दर बी अमेंडेड एज मेनी टाइम्स एज मे बी विद इन द लेटर ऑफ 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued, or 1 year from the end of that financial year, end ये मई में हुआ था, इसके एंड से 1 year from the end of that financial year in which amendment took place. एक बड़ी मजे की एग्जांपल बनने लगी है, एग्जांपल 1, ये तो 2 थी ना, एग्जांपल 1 में हम फर्स्ट अमेंडमेंट यहां करेंगे. उसका फिर फायदा ये होगा कमिश्नर को कि 5 साल यहां खत्म हो रहे होंगे और फिर इसकी हैंड से 1 साल उसको और मिल जाएगा, तो वो फिर ज्यादा अच्छी एग्जांपल होगी. उससे एक चीज हमें क्लियर होगी कि इसका मतलब है बड़ा तेज है, इसने फर्स्ट अमेंडमेंट इतनी लेट की है कि 5 साल पुरानी वाली के यहां खत्म हुए और अमेंडमेंट के बाद फिर उसको एक फर्दर साल मिल गया तंग करने के लिए. लेकिन अब वो तंग नॉर्मल लिमिट के अंदर ही रह के कर सकते हैं. ये तो नॉर्मल लिमिट हमने कल पढ़ी थी ना. बताएं जी, डायग्राम तो हमने बनाई भी है. हमारा साल कौन सा है, रिटर्न कब जमा करवाई, रिटर्न क्या बन गई, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई, मई 19, इसके एंड से 1 साल, या इसके एंड से विच एवर इज अर्लियर, नहीं विच एवर इज लेटर. सो व्हाट इज लेटर, 2022. अब पढ़ें जी पॉइंट 4. If an assessment order has been amended, commissioner may further amend as many times as may be the original order within later of. If an assessment order, commissioner may amend the original assessment order as many times as may be within the later of 5 years from the end of the, ये कल वाला फिक्र है जो याद किया था, 5 years from the end of the in which commissioner, ये ब्रैकेट में ले लें, in which commissioner is assumed as having issued the, वो बताएं वो 5 years का बेंड हो रहे हैं जिनमें assumed जिसमें इशू हुआ था
or 1 year from the end of that financial year in which amendment was passed. What is the year in which amendment was passed? इसके एंड से कितना अरसा गिनना है? 1 साल. आमिर फाइल्ड रिटर्न फॉर 2020 ऑन 30/9/20. इधर देखें, 2020 की रिटर्न कब जमा करवाई? 30/9/20. लेकिन ये साल कौन सा बनता है? The return filed by him is considered as an assumed assessment order issued by. It is also called as original assessment order. Return क्या बन गई? Assumed assessment या original assessment order. He was selected for audit and first amendment took place in March 26. First amendment took place in फर्स्ट अमेंडमेंट आज कब हुई? मार्च 26 में. अच्छा, फिक्रा बोलें सारे. इफ an assessment order has been amended, याद करें, if an assessment order has been amended, it can further be amended as many times as may be within the later of 5 year from the end. गिने 22, 23, 24, 25. 5 year from the end of the financial year in which the assumed order is issued, or 1 year from the end of the financial year in which amendment took place, whichever is later. अब बताएं, ये डेट लेटर आ रही है या ये डेट लेटर आ रही है? 30/9/27. बीस की रिटर्न कब जमा करवाई? ये थोड़ी सी वैसे इधर होना चाहिए था एरो थोड़ा सा. चले 30/9/20 को, इस एरो को भाई ऐसे कर दो कैमरामैन भाई. अच्छा, रिटर्न कब जमा करवाई? 30/9/20 को. रिटर्न क्या बन गई? फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? मार्च 2026 में. बोले एन असेसमेंट, if an assessment order has been amended, it can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 year from the end of in which the assumed order is issued, or 1 year from the end of this, 1 year from the end of this in which amendment. So what is later? पेपर में ऐसे जवाब देके आएंगे ना. The second amendment can be made within the 5 year from the end of the financial year in which assumed assessment, or 1 year from the end in which, so the later date is 30/9/27. Mr. Stump Out has filed a return of income of tax year 2010 on 30/9/2010. ये कौन सा साल वैसे बनता है? अब डायग्राम के बगैर सीखना है हमने. टैक्स ईयर 2011 बनता है ना. कमिश्नर हैज मेड फर्स्ट अमेंडमेंट ऑन 31 जनवरी 12. आप बताएं लेटर. आसान हल. साल कौन सा है? 10. इसकी रिटर्न कब जमा कराई? 11 में. 11 की आखिरी तारीख, डायग्राम नहीं बनानी. 11 की आखिरी तारीख 30 जून. 30 जून 11 से 5 साल गिने. लेटर ऑफ
30/16 या फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई समझे पहले 31 जनवरी, इसके बाद कौन सा जून आ रहा है, इससे एक साल आगे गिने। सॉल्यूशन बहुत छोटा दिया हुआ, सॉल्यूशन उसी तरह दे के आना है जैसे मैंने पहले बताया है। तो कंक्लूजन क्या बना, लेटर क्या है, ये कितने लोगों से खुद ही हो गया था, समझ आ गई थी बात। हमारा साल कौन सा है 10, इसके एंड से नहीं गिनना। रिटर्न कब जमा करवाई 30/9/10 को, ये कौन सा साल बनता है 30/11 से एक साल आगे गिने, 5 साल 30/16 और 30/12 से एक साल आगे गिने। ये पहली अमेंडमेंट की बात हो रही है या अमेंडेड को अमेंड करने की बात हो रही है, अगली खुद करें। नहीं छोड़े, लिखना क्या बॉल पॉइंट से, बस वैसे जबान नहीं बता। साल कौन सा है 12 के रिटर्न 20 दिन बाद जमा करा दी, लोगों ने 3 महीने में जमा करानी होती है, इसने 20 दिन में जमा कराया। 20 जुलाई 12 कौन सा टैक्स ईयर है 20 जुलाई 12, 13 के बाद 5 साल गिने 14 15 16 17 18। पहली अमेंडमेंट कब हुई, एक फिगर आ गई 18, 30/18। पहली अमेंडमेंट कब हुई 28 फरवरी 18। इसके बाद कौन सा 30 आएगा 18, उसके बाद एक साल गिने विच एवर इज। तो फिर यहां क्या आया, ये एग्जाम्पल 1 टाइप थी, वो बिल्कुल एंड पे जाके इसने छेड़ा। कितने लोगों ने यही नतीजा निकाला था। ओके, अब मोहतरम ये सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला सेक्शन है। इसके बाद 30/13 आ रहा है, इसलिए 5 साल डालें। इसके बाद 30/18 आ रहा है, इसलिए उसमें 1 साल डाला है। ओरिजिनल टाइम लिमिट वही है जो कल वाली सीखी हुई थी, वैसे 5 साल वाली। इस सेक्शन को रिवाइज करें, पेज 391। हो सकते कल रात को 9 बजे ऐसे कमाल कमाल एमसीक्यू आए घर में आपकी चीखें। अच्छा, 120 वाला असेसमेंट ऑर्डर और 121 वाला असेसमेंट ऑर्डर कभी भी कमिश्नर अमेंड कर सकता है। पहली दफा अमेंड कब करना है 5 साल के अंदर, जो बहस अभी हुई है। अगर अमेंड कर लिया है तो फिर बार बार अमेंड कैसे करना है, 5 या 1 साल, विच एवर इज। सेकंड को थर्ड अमेंड करना वो छोड़ें, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कल हमने एक और बात भी पढ़ी थी, आपकी ओरिजिनल रिटर्न एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर होती है और रिवाइज रिटर्न का नाम, ये भी याद रखिएगा, ओरिजिनल रिटर्न का स्टेटस क्या होता है एज्यूम्ड और रिवाइज रिटर्न का अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। बाकी एक सवाल बहुत ज्यादा एक पूछता है, वो सर्कमस्टांसेस बताओ जब हम अमेंडमेंट करें, वो सर्कमस्टांसेस बताओ जब हम अमेंडमेंट करें। बेस्ट जजमेंट के सर्कमस्टांसेस हमने आपको ये बताए थे, ये बेस्ट जजमेंट के सर्कमस्टांसेस थे। अब मैं कौन सी अमेंडमेंट कहने लगा हूं, अमेंडेड या बेस्ट जजमेंट। उसमें ये 3 काम थे, शायद आपको याद हो गए हों। या कोई ऐसा काम करना जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर करनी होती है या करके भेजनी भी होती है। एक आसान सी डेफिनेशन थी, डेफिनेट इंफॉर्मेशन। अमेंडमेंट नहीं की जा सकती जब तक कि क्या ना भेजा जाए, शो कॉज। शो कॉज नोटिस के कितने अरसे में अमेंडमेंट की जा सकती है, 1 साल के अंदर। कमिश्नर 1 साल में करना चाह रहा है लेकिन टैक्स पेयर इस वजह से तंग कर रहा है, टैक्स पेयर अग्रीड असेसमेंट के में चला गया है, टैक्स पेयर कह रहे हैं मैं कमेटी बनवाने लगा हूं, टैक्स पेयर कहता है मैं कमेटी बनवाने लगा हूं, अग्रीड असेसमेंट करवाने लगा हूं। कमिश्नर कहता है जा, फिर जा तू उधर ही जा, फिर वो दिन काउंट नहीं किए जाएंगे। ये सेक्शन मैंने बार बार आपको करवाया था। पॉइंट 1, 120 और 121 वाले को अमेंड कर सकते हैं।
पहली दफा विद इन 5 years और दूसरी दफा 5 और 1 year, विच एवर इज लेटर। रिवाइज रिटर्न को भी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं। रिवाइज रिटर्न को भी आपने 3 काम किए या ऐसा काम किया जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचे, इन दोनों सूरतों में अमेंडमेंट की जा सकती है। 6 पता नहीं क्या था वो इशू करके डिस्पैच करना पता नहीं, और 7 डेफिनेट इंफॉर्मेशन था, 8 था डेफिनेट इंफॉर्मेशन। 6 ये था कि डिस्पैच भी कर दें उसके घर, और 8 डेफिनेट इंफॉर्मेशन, और 9 में वो 1 साल वाली बात। बार बार रिवाइज करें। 120 और 21 को अमेंड किया जा पहली दफा 5 साल और दूसरी दफा 5 या 1 साल, विच एवर इज। रिवाइज रिटर्न का स्टेटस भी, वो क्या सरकमस्टांसेस हैं जिसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। डिस्पैच करें उसके घर, डेफिनेट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, और सही है।